तो हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल, कैसे हैं भाई आप सब? एकदम मस्त हैं, रेडी हैं पढ़ने के लिए। सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। मैं जयवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से टीचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस में। तो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11, क्लास 11 भाई। सब्जेक्ट क्या है अपना भाई? फिजिक्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, और आज डेट है 30 तारीख। आज का हमारा टॉपिक है लिफ्ट में, किसी पिंड का लिफ्ट में भार है ना, यही तो चल रहा है अभी टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। अब लिफ्ट में भार चल रहा, लिख देते हैं नाम। किसी पिंड का या किसी वस्तु का लिफ्ट में भार। अब इसमें भी 3 पॉइंट हैं भाई। तो पहला पॉइंट हम करा दिए हैं आपको। पहला पॉइंट ये था वाल को, क्लास का टाइमिंग होता है 5 से 6। लिख दें क्या टाइमिंग भी? कुछ बच्चे पूछते हैं सर टाइमिंग क्या होता है, तो 5 से 6 होता है टाइमिंग, है ना। इसके बाद हमारी क्लास चलेगी इंटर की, तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। कक्षा 11 कमेंट कर देंगे तुरंत, आवाज़ क्लियर है बता देंगे एक बार। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो तो इसमें क्या है भाई, जब मैंने वैसे ये कहानी सारी समझा दी थी, तो जो बच्चे इससे पिछली क्लास, जिन्होंने कल तो हमारी क्लास मिस हो गई थी, कल हम ले नहीं पाए थे, कहीं थे बाहर, आ नहीं पाए यहाँ समय पर। तो इससे पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने किसी पिंड का लिफ्ट में भार समझाया था ना। तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर हम किसी लिफ्ट के अंदर खड़े हैं तो ये अनुभव का विषय है। जो ये क्वेश्चन चलेगा ना, ये अनुभव का विषय है भाई। और अनुभव का विषय है तो अनुभव से ही पता चल पाएगा। और जो मैंने इसका एक उदाहरण दिया था कि अगर हम कभी हिंडोले में बैठे हों, निवाइस में या मेले में हम जाते हों घूमने, और कभी बैठे हों, तो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो आपने देखा होगा जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर का वजन 0 हो गया हो। तो बेटा वजन 0 नहीं होता, द्रव्यमान कभी नहीं होता, वो भार का एहसास होता है। तो हमें जो अपने भार का एहसास होता है वो तल की प्रतिक्रिया के कारण होता है। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े, पृथ्वी तल पर खड़े, तो हम पृथ्वी तल को दबा रहे हैं नीचे की तरफ, तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार तो पृथ्वी भी हम पर ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया लगा रही है। ठीक है, यही बताया था न्यूटन के तीसरे नियम ने, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम था। तो उसमें क्या होता है अभी प्यारे बच्चों, हमें जो अपने भार का अनुभव होता है वो तल की प्रतिक्रिया के कारण होता है। तल की प्रतिक्रिया कितनी लग रही है उसकी वजह से हमें अपने भार का अनुभव होता है। ये बात क्लियर है? अब यदि कहीं ऐसी स्थिति फंस जाए कि तल की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी ना हो, यानी तल प्रतिक्रिया ना लगाए, यानी 0 प्रतिक्रिया लगाए, तो हमें अपना भार 0 अनुभव होगा। तो हमें जो अपना भार अनुभव हो रहा है वो तल की प्रतिक्रिया के कारण हो रहा है। अब ये अनुभव का विषय, अगर देखो अब इसमें कितने सारे पॉइंट, मान लो कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, हमने उसको भार तोलने वाली जो तुला है उस पर खड़ा कर दिया, या उस पर वो वस्तु हमने रख दी। भार तोलने वाली, द्रव्यमान तोलने वाली नहीं, भार तोलने वाली मशीन पर। और वो मशीन किसके अंदर रख दी? एक लिफ्ट के अंदर रख दी। लिफ्ट तो देखी होंगी आपने, है ना। तो लिफ्ट के अंदर एक मशीन रख दी भार तोलने वाली, उस मशीन पर कोई पिंड रख दिया, उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। तो जो भार तोलने वाली मशीन होती है ना, वो तल की प्रतिक्रिया को बताती है। याद रखना, भार तोलने वाली जो मशीन है उस पर जो आपने कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु उस मशीन का भी कोई पृष्ठ होगा, तल होगा जिस पर आपने रखी है। तो पृष्ठ ने उस पर कितनी प्रतिक्रिया लगाई है, तल ने उस वस्तु पर कितनी प्रतिक्रिया लगाई है, तो उस प्रतिक्रिया को कौन नापेगा भाई? उस प्रतिक्रिया को नापेगा भार तोलने वाली मशीन नापेगी उसको। वो बता देगी कि इस तल की प्रतिक्रिया इतनी है। और वो जो भार वो आएगा वही वास्तव में अनुभव होता है, वो भार ही हमें अनुभव होता है। देखना आप कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा यार कोई लिफ्ट है, ब्राह्म में है, यही तो कहा था, पहला पॉइंट में करा चुका हूं। कोई लिफ्ट है, ब्राह्म में है, और भाई ब्राह्म में है, या फिर एक बात और बताई थी, कोई वस्तु थी जिसका द्रव्यमान था m, तो नीचे को उस पर भार कितना लगेगा? mg। यह है, ये देखेंगे। ये लिफ्ट है, ये कोई वस्तु है, इसका भार नीचे की तरफ लगेगा mg।
तो तल की प्रतिक्रिया कहाँ लगेगी भाई, आर ऊपर को लगेगी, है ना, ऊपर को लग जाएगी। तो जब लिफ्ट खड़ी है और ये जो है वे वस्तु कहाँ रखी है भाई, बाहर तोलने वाली मशीन पर रखी है, तो तल की प्रतिक्रिया इस कंडीशन में होगी आर बराबर एम जी। और जब वस्तु का भार होता है ना, वस्तु का भार, ये सारी चीज़ें बताई थी उस दिन, जो वस्तु का भार होता है वो W बराबर कितना होता है भाई, एम जी होता है। वस्तु का भार W बराबर एम जी। तो ये W कहो या ये R कहो, ये तल की प्रतिक्रिया है, ये आभासी भार है। तो आभासी भार वास्तविक भार के बराबर है। इसका मतलब है कि वस्तु जब वो खड़ी है लिफ्ट, तो यार जैसे मैं यहाँ पृथ्वी तल पर खड़ा हूँ तो मुझे अनुभव हो रहा मेरा भार, ठीक है भाई, वही हो रहा जितना है। लेकिन कम ज़्यादा कब अनुभव होगा, आप देखना। यदि ये लिफ्ट, पहला पॉइंट कराया था इसमें कि यदि लिफ्ट एक समान बेग से ऊपर जाए या नीचे आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेग एक समान है। जब लिफ्ट एक समान बेग से ऊपर की ओर या नीचे की ओर कहीं को भी कर लो, गति करे, तब क्या होगा भाई, कैसे बेग से, एक समान बेग से। एक समान बेग का मतलब है अगर कोई वस्तु एक समान बेग से चल रही है तो उसका जो त्वरण होगा वो जीरो होगा। भैया अगर कोई वस्तु एक समान बेग से चलती है तो उसमें त्वरण नहीं होता, ठीक है। तो एक समान बेग से ऊपर जा रही है, कितना बेग मान लो, v मान लो, ये एक समान बेग से नीचे आ रही है, दैट मीन्स इस कंडीशन में त्वरण जीरो होगा, क्योंकि v क्या है, ये कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एक बात देख लेना यहाँ पर, अगर r बराबर w के आ रहा, देखो अगर मैं इसे ऐसे कर लूँ, मैंने समझा दिया, वैसे दोबारा बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में इसको, कि मैंने मान लिया कि लिफ्ट कहाँ जा रही है भाई, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जा रही है, तो इसका मतलब r ज़्यादा है, mg क्या कम है, तो r में से मैं क्या घटा दूँ भाई, mg। तो ये हो गया r माइनस के mg, मैंने mg निकाल दिया। अब ये जो परिणामी बल है ऊपर वाले बल में से नीचे, ये बल ही है, ये बेटा बल ही होता है, F बराबर mg, सुना है, F बराबर mg, तो बल ही होता है वास्तव में, न्यूटन आएगा इसका, क्या आएगा, मात्रक न्यूटन। तो हमने इस वाले बल में से ये वाला प्रतिक्रिया भी एक बल होता है, तो प्रतिक्रिया कह दो या प्रतिक्रिया बल कह दो, ठीक। तो इस वाले बल में से ये वाला बल घटा दिया तो कुछ ना कुछ घटकर आएगा, वो परिणामी बल होगा, ठीक है। अब ये परिणामी बल क्या करेगा भाई, वस्तु याद है आपको, F बराबर ma, हाँ, तो यहाँ पर F परिणामी बल होता है, और वो परिणामी बल कब आता है, परिणामी बल कब लगेगा, जब उस वस्तु की गति में त्वरण आया हो। भाई त्वरण आएगा किसकी वजह से, बल की वजह से। अगर कोई वस्तु जितनी वेग से चल रही है, अगर उस पर कोई बल नहीं लगाया तो उसी से चलती रहेगी, है कि नहीं। तो फिर यदि कोई वस्तु विराम में, तो विराम में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। लेकिन अगर आपने बल लगा दिया तो उसके वेग में चेंजिंग हो जाएगी, तुरंत त्वरण आ जाएगा। तो ये जो F बराबर सूत्र होता है, F बराबर ma, तो यहाँ पर जो ये F होता है रिजल्टेंट फोर्स होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल दिया मैंने R माइनस के mg, और इसकी वजह से क्या आएगा ma, लेकिन a का मान है जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि v क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो जब वेग नियत है तो त्वरण होगा ही नहीं, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो R बराबर mg आ गया, और mg क्या है, W है, यानी R जो है किसके बराबर आ गया भाई, W के बराबर आ गया। R किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, W के, तो R बराबर W हो गया। इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि वस्तु को अपना, अब यदि आप कहेंगे सर अब तो ऊपर ले जा रहे हैं आप, नीचे लाएं, यदि लिफ्ट एक समान वेग से कहाँ है प्यारे बच्चों, नीचे, तो जब नीचे आएगी प्यारे बच्चों, तो ज़्यादा कौन होगा, mg, कम कौन होगा, r। तो फिर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ करके बता दूँ, mg माइनस के r बराबर, ये तो परिणामी हो गया बल, और ma, लेकिन त्वरण तो है ही नहीं है, तो देखो mg बराबर r हो गया, और mg होता है W, तो W बराबर R या R बराबर W। यानी कहने मतलब ये है कि वस्तु का जितना भार है उतना ही प्रतिक्रिया बल लगेगा, और जब जितना हमारा भार है उतना ही हम पर प्रतिक्रिया बल लगे, तो हमें अपना भार न बढ़ा हुआ प्रतीत होगा न घटा हुआ प्रतीत होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा था इस अवस्था में
इस अवस्था में वस्तु को अपना भार ये वस्तु का भार वस्तु को अपना भार ना तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ, ना तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, होगा लिखो पहले यार, है ना, होगा, और ना ही घटा हुआ, ना तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा ना ही घटा हुआ, यानी जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पहला यार यहाँ तक हो गई थी क्लास वो उस दिन, है ना, ये अब फालतू का समय लगा, ये बेफालतू का समय इतना। लेकिन अब मेन बात क्या है भाई, अब मेन बात ये है मेरे शेर, दूसरा पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर, अब है यदि लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो, है ना, यदि लिफ्ट एक समान त्वरण से कहाँ जा रही हो, ऊपर की ओर, फिर एक समान त्वरण से कहाँ आएगी, नीचे की ओर। तो बेटा अब एक समान वेग से इसे अलग अलग करके दिखा दो, चाहे एक समान वेग से ऊपर की ओर, फिर दूसरे पॉइंट में दिखा दो एक समान वेग से नीचे की ओर। अलग करूं क्या, ये तो ऊपर की ओर हो गया भाई, कहाँ की ओर भाई, ऊपर की ओर। और इसी में अगर मैं सेकंड पॉइंट नीचे की ओर कर दूं, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर में क्या आएगा, एम जी माइनस के आर बराबर एम ए का मान 0, तो एम जी बराबर आ गया आर, या आर बराबर एम जी, और एम जी होता है डब्लू, तो आर बराबर आ गया डब्लू के, यहाँ भी आर किसके बराबर है, डब्लू के। तो इस अवस्था में वस्तु का भार, वस्तु को अपना भार ना तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा ना घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आएगा, मेन पॉइंट, जब लिफ्ट एक समान वेग से, जब लिफ्ट एक समान वेग से नहीं, एक समान त्वरण से, करें अगले पेज पर, देखो बेटा तीसरा पॉइंट बना देते हैं इसको, है ना, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गति करे, तब क्या होगा भाई मेरे लाला, तब देखो इधर देखो भाई, ये लिफ्ट, इसके अंदर ये कोई वस्तु, नीचे को भार हो गया एम जी, ऊपर को तल की प्रतिक्रिया हो गई आर, अब ऊपर की ओर जा रहा कितने त्वरण से, ए त्वरण से, तो भाई ऊपर की ओर होगा, तब क्या होगा, आर ज्यादा होगा, एम जी कम होगा, भाई ऊपर को ज्यादा है भाई, और बराबर ये परिणामी हो गया, और परिणामी किसके बराबर होता है, एम ए, और ए त्वरण से ऊपर जा रहा। क्लियर है यार भाई, इतना हार्ड नहीं है, सिंपल ही है कि ये ऊपर की ओर है तो आर ज्यादा है, एम जी कम है, क्योंकि ये ले जा रहा है, तो आर माइनस के एम जी बराबर एम है। तो यहां से क्या करूंगा, आर बराबर एम जी इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एम जी प्लस के एम ए, अब ये एम जी है डब्लू, तो डब्लू प्लस का एम ए। तो यहां से ये क्लियर है, क्लियर दैट, स्पष्ट है कि, लिखेंगे इस बात को, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि आर बड़ा है किससे, डब्लू से। भाई देखो डब्लू तो है ही है, डब्लू में इतना और जुड़ गया, तो अब जो प्रतिक्रिया वो ज्यादा हो गई, डब्लू प्लस, यानी जो प्रतिक्रिया आ रहा है किस किस के बराबर है, डब्लू में इतना और जोड़ लिया, तो आर बड़ा हो गया किससे बेटा, डब्लू से। अब डब्लू क्या था भाई, डब्लू क्या था, जो तुम्हारा भार था, ये क्या आभासी भार, तो आभासी भार वास्तविक भार से ज्यादा है, यानी अब ज्यादा आभास होगा, अर्थात इस अवस्था में पिंड लिखा था आपने, पिंड रहने दो, पिंड का आभासी भार, पिंड का आभासी भार है ना, किससे, वस्तु पिंड के वास्तविक भार से अधिक होगा, पिंड के
वास्तविक भार से समझ में आई ये बात। इस अवस्था में जो पिंड का आभासी भार है वो पिंड के वास्तविक भार से अधिक होगा। ठीक बेटा, ये सूत्र भी याद रखे करना, ये वाला सूत्र यही लगाया करेंगे हम जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाएगी, तो ये वाला सूत्र लगे करेगा वहाँ पर R बराबर W, या ये लगा देना R बराबर mg प्लस ma। और यहाँ पर देखो अगर त्वरण की बात देखी जाए तो m कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा g प्लस a, तो त्वरण ये हो जाए करेगा। याद रखना, आपके बाद याद रखना कि जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो जो रिजल्टेंट त्वरण आएगा वो हो जाया करेगा g प्लस a या a प्लस g। ठीक है, कर लोगे याद, रख लोगे इस बात को याद। ठीक है, अब यदि बात ये आ रही है, देखो जो पिंड का वास्तविक भार से अधिक हो जाएगा आभासी भार, अर्थात वस्तु को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अर्थात वस्तु को अपना जो भार है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब बात यह आती है अगली, इस कंडीशन को यदि हम अपने ऊपर फॉलो करते, यदि हम भार नापने वाली तुला पर हम खड़े होते और लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही होती तो भैया हमें अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता। समझ गए मेरी बात। लेकिन ये हमने आज तक अनुभव नहीं किया इस तरीके से, तो लग रहा है यार पता नहीं बढ़ा हुआ कैसे। ठीक है, अब इसी में थर्ड पॉइंट है। अब इसी में यदि मैं फोर्थ पॉइंट बना दूं भाई, फोर्थ पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर गति करे, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से, तो ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा पढ़ने में। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से कहाँ की ओर? नीचे की ओर गति करे, तो जब नीचे की ओर गति करेगी तब क्या होगा बच्चों? तो बस इसका जो फिगर बनेगा वो फिगर इस बार ऐसा बन जाएगा। ये लिफ्ट, इसके अंदर ये कोई वस्तु, अब के भार तो नीचे की तरफ ही होता है, तल की प्रतिक्रिया हो गई R ऊपर की ओर, लेकिन mg नीचे की ओर गति करे, इसका मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा है। परिणामी कहाँ की तरफ रहेगा? नीचे की तरफ। तो परिणामी नीचे की तरफ रहेगा, तब जो परिणामी, ये लिखूं क्या ये बात भी आपकी याद के लिए, परिणामी नीचे की ओर होगा। यार ये क्या यार 11वें में होगा ना, तब mg माइनस के R, भाई mg ज़्यादा हो जाए R कम, और बराबर कितना होगा भाई ma। ए त्वरण से, एक समान त्वरण A से, वो त्वरण A है, एक समान त्वरण कितना है वो A, जिससे कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ। तो जो परिणामी है, परिणामी mg माइनस R, F बराबर ma, सूत्र होता है F बराबर ma। तो ये F क्या होता है? परिणामी। अब यहाँ पर R उधर चला जाएगा, mg देखो ma को इधर ले लो, R उधर ले लो, तो mg माइनस ma ये हो जाएगा mg माइनस के ma बराबर R, या इस R को पहले लिख लो तो R बराबर हो गया mg माइनस के ma। यहाँ से अगर मैं m कॉमन करूँगा तो g माइनस a हो जाएगा। ये सूत्र भी लगेगा, इसको याद रखना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं R बराबर W माइनस के ma, ये mg डब्ल्यू हो गया। तो आपके भार में से कुछ घटेगा तो कम आएगा। दैट मीन्स क्लियर है कि यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है प्यारे बच्चों कि R छोटा होगा किससे? W से। इस कंडीशन में देखो R जो छोटा होगा किससे? W से। अर्थात इस अवस्था में पिंड का आभासी भार पिंड के वास्तविक भार से कम होगा। अर्थात ये लिखना पड़ेगा, इस अवस्था में वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से कम होगा भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, इस अवस्था में वस्तु का आभासी भार जो होगा अपने वास्तविक भार से कम होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में वस्तु को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होगा। अर्थात इस अवस्था में
वस्तु को अपना भार कैसा प्रतीत होगा भाई? घटा हुआ। कहाँ लिखें? नेक्स्ट पेज पर ही लिख सकते हैं। और ये वाला फार्मूला याद रखना, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर आएगी तो परिणाम ही आ जाया करेगा R = mg-a। और यहाँ से ये फार्मूला आपको याद है, इसमें से भी एक रिजल्ट और निकलवाएंगे 5वां, अगले पेज पर लिख रहे हैं। अर्थात इस अवस्था में वस्तु को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, घटा हुआ प्रतीत होगा। अब इसमें 5वां पॉइंट मैं ये बना रहा हूं, यदि नीचे आते समय मेरे लाला, यदि जब लिफ्ट नीचे आ रही, नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, जब डोरी टूट जाएगी प्यारे बच्चों, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी, मतलब लिफ्ट की डोरी देखिए आपने मनसा देवी, चंडी देवी वगैरह पे आप गए होंगे, तो लिफ्ट की जो डोरी होती है ना जिन पर वो जाती है, वो कट मार दो नीचे आते समय, तो फिर तो मुक्त रूप से गिरेगी। फिर वो कैसे गिरेगी? फिर मुक्त रूप से। अर्थात ये ऐसे कह दो, जब लिफ्ट नीचे की ओर, मुक्त रूप से या स्वतंत्रता पूर्वक, मुक्त रूप से मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गति करे, तब क्या होगा भाई? तो नीचे की ओर क्या होता है भाई? तब पता क्या होगा? जो त्वरण होगा, अच्छा एक बात बताओ, नीचे की ओर कितने त्वरण से आ रही थी? ए से। अब कट मार दे, डोरी खत्म होगी, गिर रही है खुद। अगर किसी वस्तु को ऊपर से फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो कितने त्वरण से गिरती है नीचे की ओर? जी त्वरण से, गुरुत्व त्वरण से। तब इस अवस्था में जो वस्तु का त्वरण होगा, ए, वो किसके बराबर होगा? जी के। गुरुत्व त्वरण, वस्तु का त्वरण ए बराबर हो जाएगा जी के। अतः अब नीचे की ओर सूत्र क्या होता है? नीचे की ओर बट नीचे की ओर आते समय आभासी भार सूत्र अभी आया था R बराबर, अभी मैंने कहा था ना पीछे ये सूत्र आया था, दिखाएं आपको एक बार। ये वाला सूत्र आया था ना, R बराबर mg-ma। जब नीचे की तरफ गति करेगा वो तो R बराबर mg-ma। तो ये लिख दूंगा R बराबर mg-ma। पुट A बराबर G, A की जगह G रख दूंगा। A बराबर G रखने पर जब आप रखोगे तब R बराबर हो जाएगा mg-m, A की जगह भी G हो जाएगा, mg से mg कट जाएगा, R बराबर 0 हो जाएगा। तल की प्रतिक्रिया 0 हो गई। तल की प्रतिक्रिया शून्य हो गई, शून्य है। इसका मतलब तल की प्रतिक्रिया शून्य है, तल कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर पा रहा है, तो भार भी कैसा अनुभव होगा भाई? 0। अतः इस अवस्था में, और R बराबर किसका होता है? W के, है ना भाई, R होता है W के बराबर। अब यहाँ पर क्या R 0 आ गया। अब हमने क्या कहा था आपको
कि हमें अपना जो भार अनुभव होता है वो तल की प्रतिक्रिया के कारण होता है। प्रतिक्रिया जीरो तो भार भी कितना अनुभव होगा, जीरो। अर्थात इस अवस्था में वस्तु का आभासी भार, वस्तु का आभासी कहते हैं जो उसे आभास होगा, महसूस होगा, महसूसी भार, आभासी भार। आभासी जो भार होगा शून्य होगा। शून्य होगा मतलब शून्य होगा, अर्थात कहने मतलब यह है कि इस अवस्था में वस्तु का अपना भार शून्य प्रतीत होगा। इस अवस्था में वस्तु को अपना भार शून्य प्रतीत होगा, शून्य प्रतीत होगा। ठीक है। अगर इस कंडीशन में आप हो, अगर हम किसी लिफ्ट में बैठे हैं बेटा, अगर उस लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो हमें अपना भार शून्य प्रतीत होगा। ऐसे लगेगा कि हमारे अंदर वजन बचा ही नहीं है। ठीक है। तथा इस अवस्था का नाम भी रखा गया है। तथा इस अवस्था को यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर बताओ, भारहीनता की अवस्था कहते हैं। तथा इस अवस्था को यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो, भारहीनता की अवस्था कहते हैं। तथा इस अवस्था को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भारहीनता की अवस्था कहते हैं। देखो भाई, तथा अब कोई पूछ ले आपसे कि भारहीनता की अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख दोगे वह अवस्था जिसमें वस्तु को अपना भार शून्य प्रतीत होता है, भारहीनता की अवस्था कहलाती है। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भारहीनता की अवस्था समझ में आ गई आपके। तो ये जब सारी चीज़ें, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो याद रखना, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, एक समान वेग से नीचे आ रही है, तो वही रिजल्ट आएगा जब वो खड़ी है, विराम में स्थिर है। विराम में स्थिर है तब भी वही भार अनुभव होगा, एक समान वेग से जा रही है तब भी वही होगा, एक समान वेग से आ रही है तब भी वही होगा। तो ये लिफ्ट जो जाती है ना, मनसा देवी, चंडी देवी या किसी भी बड़े उस पर जो ऊंचाई पर मंदिर होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ भी लिफ्ट का यूज किया जाता है, ये सब एक समान वेग से जाती हैं। एक समान वेग से जाती हैं, इसलिए वस्तु को अपना भार ना बढ़ा हुआ प्रतीत होता ना घटा हुआ, ऐसे लगता है कि हम ज़मीन पर ही खड़े हैं ना। लेकिन यदि आप किसी ऐसी लिफ्ट में बैठ जाओ कि वो एक समान, यानी उसकी स्पीड लगातार या तो बढ़ रही हो या उसकी स्पीड लगातार घट रही हो, तब आपको ये अनुभव हो जाएगा। अगर उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है मतलब ऊपर को जा रही है, जब वो एक समान त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, तो याद रखना आपको अपना भार ऐसे लगेगा कि मैं कितना भारी हो गया, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और जब वो एक समान वेग से नीचे को आ रही है, तो ऐसे लगेगा मैं हल्का हल्का हो गया, आपको अपना जो भार है वो घटा हुआ प्रतीत होगा। और यदि नीचे आते समय उसकी डोरी कट कर दी जाए तो फिर हमें अपना भार शून्य प्रतीत होगा। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इस पर कैसा न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि अभी समय भी है। न्यूमेरिकल देखेंगे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखेंगे इधर कि किस तरीके का क्वेश्चन इस पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल। दो किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। देखो लिखा हुआ दिख रहा है स्पष्ट, एक बार कमेंट में बताएंगे। 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड हैं, एक हल्की डोरी से, अभी चित्र बनाऊंगा इसका, एक हल्की डोरी से चित्रानुसार लटके हुए हैं, लटके हुए हैं अभी प्यारे बच्चों। डोरी घर्षणहीन घिरनी से, डोरी
डोरी घर्षणहीन घिरनी पर से होकर गुजरती है। गुजरती है। यदि घिरनी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, इतने के त्वरण से ऊपर की ओर, कहाँ की ओर प्यारे बच्चों? ऊपर की ओर। यदि घिरनी इतने के त्वरण से ऊपर की ओर उठाई जाती है, उठाई जाती है, तो डोरी में तनाव बल गणना कीजिए। तनाव बल आपको निकालना, और क्वेश्चन में दिया है स्मॉल जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप ले लेंगे। अब इसका क्वेश्चन ऐसे है, इसका चित्र, ये कोई घिरनी है और इस तरीके से इस पर एक ऐसे और एक ऐसे, ये कोई पिंड है 2 किलोग्राम का, ये है मान लो 3 किलोग्राम का। तो भाई ये इसका सेंटर हो गया घिरनी का, है ना। ऐसे करके घिरनी ऐसी होती है प्यारे बच्चों, सही बना चित्र बिल्कुल एकदम। 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम का, तो ये 2 किलोग्राम का पिंड है और ये 3 किलोग्राम का पिंड। बस ये क्वेश्चन दिया है आपका। अब ऐसे करके है घिरनी, ठीक है, और ऐसे करके और दिया, मतलब कहीं से इस तरीके से ऐसे। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है भाई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमें देखना है। ये क्वेश्चन है जो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन कैसा है एक बार बताएंगे जरा। क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन आपको? तो ये कहना चाह रहे हैं भाई, तो इस पर भार कहाँ लगेगा भाई? इस पर भार कहाँ लगेगा? नीचे को। भाई कोई वस्तु लटकी हुई तो भार कहाँ को लगेगा? नीचे को। इस पर भी भार कहाँ को लगेगा? नीचे को। मान लो इस पर जो भार लगा वो W1, इस पर जो भार लग रहा है वो मान लो W2। अब जब भार लगेगा नीचे को तो तनाव बल कहाँ को आएगा भी? ऊपर को। इसमें है भार नीचे को तो तनाव बल कहाँ को आएगा भी? ऊपर को। और ये ऐसे करके घूम जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो किसी ना किसी त्वरण से ऊपर की ओर उठेगी, और वो त्वरण देने दिया इसमें कितना? 5 दिया ना हमने। 5 से तो ये उठाई गई है, 5 से तो ये उठाई गई है ना। हाँ, तो जब ये ऊपर की ओर जाएगी, इसको मान लो M1 और इसको मान लो कितना? M2। M2 बराबर 3 किलोग्राम, है ना। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा प्यारे बच्चों, तो कितना बल लगेगा यहाँ पर? भाई किसी ना किसी त्वरण से तो जाएगा ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये किसी ना किसी त्वरण से आएगा। अब डोरी एक ही है, एक ही डोरी है तो एक ही तनाव होगा। भाई ये डोरी जब ये इसे आप देखो, मैं ये मान रहा हूँ कहीं नहीं जा रही लिफ्ट, बस यहाँ खड़ी है। यहाँ 2 किलोग्राम का बांध, तो रस्सी में ऐसे छोटे बच्चे होते थे खेलते थे, तो यहाँ भाई क्या काम करा, यहाँ पर हमने 2 किलोग्राम का या 3 किलोग्राम का पिंड लटका दिया, तो इसे नीचे ना खींच लेगा। तो जब ये ऐसे करके चलेगी तो कुछ ना कुछ तो त्वरण होगा। तो जब त्वरण कुछ ना कुछ होगा, माना ए त्वरण होगा, डोरी में तनाव माना कितना होगा? T। तो जिस त्वरण से ऊपर जाएगा उसी त्वरण से नीचे आएगा। त्वरण मतलब इसका वेग लगातार क्या होगा भाई? वेग इसका लगातार बहुत, जैसे ऊपर की तरफ जाएगा बढ़ेगा बढ़ेगा एकदम बहुत तेज, फिर नीचे आएगा, है कि नहीं। तो वेग में चेंजिंग होगी, यानी त्वरण होगा इसकी गति में। अब मान लो त्वरण ए होगा, कितना त्वरण होगा? ए। तो ए और F बराबर होता है Ma, तो M1A, M1A यानी इतने बल से ऊपर की तरफ, और M2A यहाँ क्या आएगा? M2A ये इतने बल से नीचे की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले भार को निकालूं, पहले लिख दूं यहाँ पर, पहले क्या दिया है इसने? ये पिंड दिया है ना। तो पहले पिंड के लिए लिख सकता हूं मैं, किसके लिए बेटा? पहले पिंड पर, यह पहले पिंड का जो भार है W1,
तो भार डब्लू बराबर होता है mg, लेकिन mj नहीं होगा। अगर ये लिफ्ट यहाँ की यहीं है तो होता भाई mg, लेकिन लिफ्ट यहाँ की यहाँ नहीं है, ये कहाँ जा रही है, एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, और वो त्वरण यहाँ पर दे रखा है ए डैश, मान लो इसको, ये दे रखा है कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने के त्वरण से ऊपर की ओर। ये अलग त्वरण है, ये डोरी में होगा, और इतने के त्वरण से घिरनी को उठाया जा रहा है, ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। तो इसको अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और जो ऊपर की ओर जाएगा तो बेटा इसका भार आएगा डब्लू बराबर, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एम जी प्लस ए, जी प्लस ए को ए डैश मान लो, आपकी मर्जी, ये बताओ क्लियर है नहीं। और m1 आएगा यहाँ पर, तो m1 है 2, g का मान 10 कह रहा वो, और इसका मान है 5, 10 5 15 दूनी 30 न्यूटन आ गया। तो पहली वस्तु का भार अनुभव होगा 30 न्यूटन। अगर ये इससे ना उठाए ना ऊपर को, तो W1 बराबर क्या आता, W1 क्या आता अगर ये ऊपर की तरफ, तो W बराबर आता mg, तो W1 आता m1g, ठीक है ना। लेकिन ऊपर भी जा रही है तो इसको अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, इसको अपना भार घटा हुआ प्रतीत होगा, तथा दूसरे पिंड का भार, दूसरे पिंड का लो आभासी लिख लो, चलो आभासी भार जो W2 होगा, आभासी मतलब जो उसे महसूस होगा, आभासी लिख दो यहाँ भी, आभासी भार W2 बराबर होगा बेटा, तो ऐसे ही होगा m2, और ये जब नीचे की तरफ आता तो g माइनस है, बताया था आपको, जब नीचे की तरफ आता है तो g माइनस है। लेकिन याद रखना, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि ये ऊपर की तरफ जा रही, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही, तो ये पिंड भी कहाँ की तरफ जा रहा, वैसे इसकी वजह से ये खुद नीचे की तरफ आ रहा, लेकिन सारा का सारा सिस्टम कहाँ उठ रहा ऊपर की तरफ, कितने त्वरण से, तो बेटा प्लस आएगा। समझ में आई मेरी बात, सारा सिस्टम ही एक साथ उठाया जा रहा है, कितने के त्वरण से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ये भी इतने की ऊपर जा रहा है, ये भी इतने त्वरण से, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ये पूरा सिस्टम, याद रखना ये बात, चूंकि पूरा सिस्टम इतने त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तो दोनों पर ऊपर की दोनों पिंड कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की ओर। बेशक ये इसकी वजह से नीचे आएगा, लेकिन इस त्वरण के कारण तो कहाँ जा रहे हैं भाई, ऊपर की ओर, यानी ये कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो कितना आएगा अब, m2 है 3, g का मान है 10, a का मान है 5, 10 5 15, और 15 तिया 45 न्यूटन। इसे अपना भार 45 न्यूटन अनुभव होगा, और इसे 30 न्यूटन अनुभव होगा। 9 माने अब हम करेंगे पहले पिंड m1 के लिए। लगाओ भाई सूत्र लगाओ, देखो t ज़्यादा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है t, नीचे की तरफ है W1, तो t माइनस के W1 बराबर, भाई इस t में से W1 घटा दो, जो परिणामी है वो कितना आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, F बराबर है m, तो m का मतलब m1a। ये a क्या है, ये है डोरी में उत्पन्न त्वरण, ये a डोरी में उत्पन्न त्वरण है, लेकिन a डैश वो त्वरण है जिससे इस पूरे सिस्टम को ऊपर की ओर उठाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो t का मान भी नहीं पता मुझे, तो t माइनस W1 का मान मुझे पता 30, और बराबर m1 का मान है 2 यानी 2a, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये समीकरण मैंने मान ली है, और अब मैं कर सकता हूँ किसके लिए भाई, दूसरे पिंड m2 के लिए, यानी पिंड m2 की गति के लिए। करो भाई इसे भी। अब इसमें W2 ज़्यादा है, तो W2 माइनस के t बराबर m2a, W2 आया निकल कर 45, तो 45 माइनस टी बराबर 3a। देखो ये दो समीकरण मेरे पास, t माइनस 30 बराबर 2a, 45 माइनस टी इक्वल टू 3a, दोनों को जोड़ दो। अब मैं इसे क्या करूँगा, समीकरण 1 प्लस 2, जब समीकरण 1 प्लस 2 करूँगा तो समीकरण 1 है t माइनस 30, यहाँ करता हूँ भाई, यहाँ हो जाएगा ना, यह आएगा t माइनस के 30 बराबर 2a, और ये वाली समीकरण जोड़ूंगा तो इसे देखो ऐसे लिख लो, t को पहले लिख लो माइनस का t, और प्लस का कितना बेटा 45, और बराबर 3a। जोड़ने पर
तो जोड़ने पर चिन्ह तो चेंज होते नहीं है, तो ये टी से टी कट जाएगा, तो क्या बचा, केवल क्या बचेगा भाई, केवल टी से टी कट जाएगा, वो टी से टी कट जाएगा तो यहाँ से बचा -30 प्लस के 45, तो 15 बचे, और बराबर 3 और 2 5, तो 5 आ गया, 5 तिया 15, ए का मान निकल आया भाई, ए का मान निकल आया, कहाँ लिखें, ए बराबर निकल आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इस डोरी में जो अगर त्वरण भी पूछता तो इस डोरी में त्वरण इतना, लेकिन त्वरण नहीं पूछा, उसने तनाव पूछा है, तनाव बल। तो तनाव बल निकालेंगे हम, तो आप क्या करोगे, ए का मान उठाकर चाहे 1 में चाहे 2 में कोई सी में रख दो, ए का मान, अब नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही आप 1 में रखोगे तब, अब समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 देखो पहले थी क्या, कोई सी में भी रख लो आपकी मर्जी, t - 30 बराबर 2a, t - 30 बराबर 2a, और a का मान कितना निकल कर आया 3, तो 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, यानी t बराबर 6 ही हो गया, 30 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 30 और 6, तो 36 न्यूटन तनाव बल होगा। डोरी में जो तनाव बल होगा वो 36 न्यूटन होगा, और तनाव बल ही पूछा था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल 1-2 टॉपिकों के साथ फिर मिलेंगे आपसे, कल न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी आपसे शाम को 5 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू बेटा, एक बार फिर से आप सबको वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू क्लास।